So, good morning, students. Welcome back to our today's lecture. In today's lecture, we will learn about concept of polarization, what is polarization and polarizability. ठीक है, तो आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एक आपका होगा पोलराइजेशन जो कि कल हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट dielectric properties of dielectric material, where one of the important property of dielectric material and which differentiate it from the other insulators is the polarization in the presence of an electric field. So if we have to define polarization, so polarization last lecture में हमने देखा था कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसको डाल देते हैं, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, जैसे ही इसमें हम करंट वोल्टेज डाल देते तो ये यहाँ पे पोलराइज होना स्टार्ट होता था. मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट हो रहे थे. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड. ठीक है. So this polarization is what? Polarization is nothing. We have this polarization we can denote by this capital P, and dipole moment we are denoting with small p. So this polarization is dipole moment per unit volume. So dipole moment divided by volume. It means dipole moment per unit volume. एक unit volume में अपॉन इंडक्शन ऑफ दिस चार्ज कितना डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होते हैं, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन. ठीक है. एक यूनिट वॉल्यूम में जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है, उससे हम इसको हम P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं polarization. ठीक है, degree of polarization, and we can say this is equal to NP. This sign denotes the vector where N is the your number of atoms per unit volume, and this is your induced डाइपोल मोमेंट. इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. इंड्यूस्ड क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं तभी ये वाला डाइपोल इंड्यूस होता है. अदरवाइज कुछ मटेरियल्स में ऑलरेडी डाइपोल हो सकते हैं, जैसे कि हमने पोलर मटेरियल्स की बात किया था. अगर नॉन पोलर है तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी क्रिएट नहीं होंगे. ठीक है. तो ये है हमारा पोलराइजेशन. इट्स इज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये जो पोलराइजेशन है, कितना पोलराइज हुआ है एक मटेरियल के अंदर, कितने चार्जेस पोलराइज हुआ है, और वी कैन से कितना चार्जेस पोलराइज होंगे उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. सो वी कैन से डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक constant, or we can say polarization, degree of polarization. इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ है, और हमारा फिर वहां से डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होंगे वो कितना होगा, वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे. सो दिस relative dielectric constant or polarization we can determine or measure this dielectric constant or polarization using a parallel plate capacitor. हम इसको एक by using a parallel plate capacitor, एक कैपेसिटर को यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कैपेसिटर है. टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ये आपका दो पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर है, और ये किसी वोल्टेज के साथ ये कनेक्टेड है जो कि सोर्स ऑफ पावर सप्लाई होंगे. ठीक है. एंड दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट, one is your anode and is the other cathode, and these are separated by a distance
डी। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है। अब ये जो पोलराइजेशन हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? आप बाय यूजिंग दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करके आप किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डिग्री ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी अप्लाइड ए वोल्टेज, लेट्स डिनोट इट बाय वी, कैपिटल वी। जब आप इसमें एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस कैपेसिटर को, ठीक है, टू कैपेसिटर with the plates separated by vacuum। इन द फर्स्ट स्टेज हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो गैप है इसके बीच में हम कुछ नहीं रखेंगे, मींस ये क्या है, वैक्यूम है। तो जैसे ही आप इस कैपेसिटर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डेवलप होंगे। ठीक है, सो ए चार्ज, वी कैन से चार्ज डेवलप्स ऑन द प्लेट, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जैसे कि आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इन दोनों प्लेट्स पे इस तरह चार्ज सेपरेट होंगे। सॉरी, दिस साइड इज योर नॉट पॉजिटिव, दिस साइड इज योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, एक प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो जैसे ही आप इस कैपेसिटर में, जो कि ये दो प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है, अभी इस जो गैप में आपने कुछ नहीं रखा है, ये वैक्यूम है। तो जैसे ही आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, अब जब चार्ज डेवलप होंगे तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज करना होता है, एनर्जी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ द चार्जेस। सो द कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम नापते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट में। सो द कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस मींस कितना ये चार्ज स्टोर करेंगे, विच इज डिनोटेड बाय C of this capacitor is a measure of this charge। तो ये जो कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस है, कितना एनर्जी ये स्टोर करेंगे, वो उस कैपेसिटर की क्या है, मेजर है कि इसमें कितना चार्जेस डेवलप हुआ है। ठीक है, ऑफ दिस चार्ज, एंड दिस चार्ज इज, दिस कैपेसिटेंस इज डिफाइंड बाय, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस चार्ज, द टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन दिस कैपेसिटर इज डिफाइंड बाय, लेट्स डिनोट ए सी नॉट। ठीक है, बिकॉज इस अभी क्या है, क्योंकि हमने इस प्लेट के बीच में कुछ नहीं रखा है, ये क्या है, वैक्यूम है। तो क्या होगा, दिस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय ई नॉट डिवाइडेड बाय ए, E naught into A divided by D. So here the capacitance when there is nothing in between these two plates, and this is the vacuum, air, when air is present between these two plates of the capacitor, the capacitance of this capacitor is given by, is equal to epsilon naught into A divided by D. So now we have here three terms. One is this epsilon naught. What is this epsilon naught? It's the permittivity of फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी कितना है। ठीक है, बिकॉज अभी हमने इसमें कुछ रखा नहीं है, तो ये क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। तो ये फ्री स्पेस कितना परमिट करता है चार्ज को फ्लो होने में, वो आपका ये परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट देंगे। और ये इसका वैल्यू आपको आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। ठीक है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट, दिस परमिटिविटी इज कांस्टेंट, ये फ्री स्पेस का है और कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा यही रहेंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12। नाउ व्हाट इज दिस ए, इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। ये जो दो प्लेट रखे हैं आपने यहाँ पे कैपेसिटर का, इन दोनों का एरिया है। ठीक है, और डी क्या है आपका, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट। इन दो प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, मींस यहाँ पे हमने डी से डिनोट किया हुआ है, ये जो डी है, इन प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे आपने इन प्लेट को सेपरेट रखा है, वो आपको देंगे ये डी। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो
एप्सिलॉन नॉट है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है. सो योर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेट. आपका कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेट. सो मींस जितना प्लेट बड़ा होगा उतना आपका कैपेसिटेंस ज्यादा होंगे, और जितना प्लेट छोटा होंगे उतना आपका क्या है, कैपेसिटेंस कम होंगे. ठीक है. उसी तरह your capacitance is inversely proportional to D. So we can say your C naught is directly proportional to surface area and the C naught is inversely proportional to distance. So जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होंगे बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका कैपेसिटेंस कम होंगे. सो जितना डिस्टेंस कम होंगे उतना आपका कैपेसिटेंस ज्यादा होंगे. ठीक है. तो this is how you can calculate the capacitance of a capacitor when there is nothing between your plates, or we can say nothing between the two plates of this capacitor. Now दूसरा कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, now if we put some dielectric material in between this plate. ठीक है. So now if a dielectric material, because we have to determine the property of this dielectric material, और इसीलिए पहले ही हमने कहा था हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम इसको किसी के साथ रिलेट करके हम इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को निकाल रहे हैं. ठीक है. इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, अब एक जो प्लेट्स है उनके बीच में हम क्या रखेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे. जैसे कि ये आपका प्लेट था. ठीक है. दो प्लेट ये आपका है, यहाँ पे इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज के साथ, जो कि आपका पावर का सोर्स होगा. ठीक है. और ये आपका पॉजिटिव चार्जिट है, ये आपका नेगेटिव चार्जिट प्लेट है. पहले क्या था, इन दोनों के बीच में वैक्यूम था, फ्री एयर था. अब क्या करेंगे, हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं इसके बीच में इस तरह. ये रेड जो प्लेट है ये आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको हमने इस कैपेसिटर के अंदर हमने इसको रख दिया है. नाउ क्या होगा, देन द चार्ज, अब जैसे ही आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चार्ज डेवलप होंगे. नाउ दिस केस द चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीजेस. यहाँ पे फिर क्या होगा, चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीज होंगे. ठीक है. व्हाई, बिकॉज ड्यू टू द polarization in the material या of the मटेरियल. जैसे ही पहले केस में क्या था, वैक्यूम था, एयर था, तो वहां पे चार्ज जो डेवलप होते वो सिर्फ इन प्लेट्स पे होंगे. नाउ इस केस में आपने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया इन दो प्लेट्स के बीच में. अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे यहाँ पे आपका चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होंगे. ठीक है. मींस यहाँ पे पोलराइजेशन होना स्टार्ट होगा, इस तरह पोलराइजेशन होंगे. तो यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या होगा, चार्ज यहाँ पे आपका बढ़ेंगे. ठीक है. सो ओवरऑल चार्ज ऑन द प्लेट गेट इंक्रीज ड्यू टू द पोलराइजेशन इन दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो नाउ इन दिस केस द कैपेसिटेंस, इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस भी देखते हैं किसके बराबर होगा. द capacitance is given by your, now let's denote it by C1, which is equal to now K epsilon naught A divided by D. ठीक है. Let's take this as equation number 2. Now क्या हुआ, पहले केस में जब फ्री वैक्यूम था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो आपका कैपेसिटेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे या इक्वल टू थे एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. नाउ इन दिस केस your capacitance, when you put some dielectric material in between these two plates of the capacitor, now your capacitance will become equal to K epsilon naught A divided by D. This epsilon naught is what? It's the permittivity of the free vacuum. हम क्या कर रहे हैं, फ्री जो स्पेस था उसको रिलेट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ. अब क्या है यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, क्या. What is this K? This is nothing. This is the dielectric constant. This electric constant. ये आपका क्या है, dielectric constant है. And dielectric constant of this dielectric
material, dielectric material which is now inserted in between these two plate of the capacitor. यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में आपने जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया, आपका कैपेसिटेंस इक्वल हुआ क्या है, which is the dielectric constant of that material. different material का different dielectric constant होंगे, then which and into E naught, which is the permittivity of free space, into surface area of the plate and the distance between these two plates. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक फ्री स्पेस के लिए आ गया, दूसरा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो नाउ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था आपका कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस विच इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये था. एंड द this is C naught, and the equation 2 is C1, for C1 which is equal to K epsilon naught A divided by D. ठीक है, now this is your, or this all are same, epsilon naught A, epsilon naught A, D, D, these are equal. So your this K will become C1 divided by C naught. So this dielectric constant is what? Dielectric constant is the capacitance of the dielectric material divided by capacitance of the free space या vacuum. So यहाँ से फिर आप dielectric, this K is what? This is dielectric constant. So आप ऐसे dielectric materials का dielectric constant निकाल सकते हैं. ठीक है, now thus we can say the magnitude value, magnitude of this K depends on the डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, कितना पोलराइज हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं पोलराइजेशन. और या हम कह सकते हैं चार्जेस डिस्प्लेसमेंट that can occur in the material. उस मटेरियल में कितना पोलराइजेशन हो रहा है या चार्ज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन being inserted in an electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको डालने में कितना चार्ज उसमें डेवलप हो रहा है या कितना पोलराइजेशन हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करेंगे आपका वैल्यू ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है. ठीक है, तो इस इक्वेशन से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकाल पाएंगे. ठीक है, नाउ अगर हम कुछ वैल्यूज देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू फॉर दिस क्या है, फॉर एयर के लिए ये जो क्या का वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होते हैं. ठीक है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड, आयनिक अगर कोई सॉलिड होगा जैसे कि NaCl, ये आयनिक सॉलिड है, द वैल्यू ऑफ दिस क्या इज इक्वल टू 5 to 10. आपको 5 से 10 के बीच में इसका वैल्यू होगा. एंड फॉर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है आगे हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल बेरियम टाइटेनेट, BaTiO3, दिस इज a ferroelectric material. The value of K for this material is around, ये आपको मिलेंगे 10 raised power 3 to 10 raised power 4. इतना इसका वैल्यू बढ़ जाता है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए. फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है वो आगे हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे. फेरो इलेक्ट्रिक, फेरी इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, इन सबको हमें पढ़ना है. ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट आवर पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या चीज है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलराइजेबिलिटी. अब पोलराइजेशन तो हमने देख लिया, पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है वो हम देखेंगे. This polarizability which is represented by alpha, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो द पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इसको हम डिफाइन करें, इज डिफाइंड बाय द ratio of induced dipole moment.
induced dipole moment, which is denoted by small p with a vector, which shows the direction of the charge flow of an atom to the electric field. How much electric field we are applying? Electric field, which is E, that produce this dipole moment. So polarizability is what? Is defined by the ratio of induced dipole moment of an एटम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम एक एटम या एक मटेरियल पे अप्लाई करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करता है, उसका रेशियो हम लेंगे, दिस अल्फा इज देन पी डिवाइडेड बाय ई, रेशियो ऑफ डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। नाउ दिस पोलराइजेशंस can occur due to several atomic mechanism. For example, अब हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल में आपका एटम्स है, ठीक है, आपका एटम्स है। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है, ये सिर्फ एक वजह से नहीं होंगे, इसमें सेवरल एटॉमिक मैकेनिज्म फॉलो होंगे इस पोलराइजेशन में। सो वी कैन से ओवरऑल दिस पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी occurs, क्यों पोलराइजेशन होते हैं वो हम देखते हैं। ड्यू टू सेवरल मैकेनिज्म, सेवरल मैकेनिज्म, बहुत सारे 3-4 मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाला पोलराइजेबिलिटी मटेरियल में इंड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन कौन सा पोलराइजेबिलिटी है या कौन कौन सी फैक्टर्स की वजह से मटेरियल पोलराइज होते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पोलराइजेबिलिटी होगा वो होता है आपका आयनिक electronic polarizability. So your first type of polarizability, your first mechanism of polarizability is your electronic polarizability. ठीक है, this is your electronic polarizability. अब हम देखते हैं electronic polarizability क्या चीज है। ठीक है, so this electronic polarizability results किसकी वजह से बनता है? Due to this electronic polarizability results due to the displacement of the positively charged nucleus and the negatively charged electrons of an atom in opposite direction on application of an electric field। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी उसकी वजह से क्रिएट होता है कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब आप उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एटम को देखें विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका एटम होगा इस शेप में। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉट है। ये कब होंगे? विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं या जब आप इसको डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी में यहाँ पे चार्ज अलग मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये इस तरह मूव करेंगे। ठीक है,
एक साइड आपका न्यूक्लियस रहेंगे इस तरह पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे साइड आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेंगे। मींस पहले आपका एटम स्फेरिकल था, अब ये डिस्टॉर्टेड शेप हो गया है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। योर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इट मूव अप ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले गए, नेगेटिव चार्ज इस साइड चले गए, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस राइट की ओर डाइवर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन क्लॉट लेफ्ट की ओर आ गए। तो इस तरह आपका ओवरऑल एटम डिस्टॉर्ट होते हैं, और इस डिस्टॉर्शन की वजह से हम जो पोलराइजेबिलिटी हमें अराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस तरह मूव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह आपका यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप ऑफ आपका पहला टाइप पोलराइजेबिलिटी का है। सेकंड टाइप आपका होगा देन यूर नेक्स्ट इज आयनिक पोलराइजेबिलिटी। आयनिक पोलराइजेबिलिटी कब अराइज होंगे वो देखते हैं हम, और क्या चीज है आयनिक पोलराइजेबिलिटी है। तो दिस आयनिक पोलराइजेबिलिटी arises due to the shifting of ions relatively relative to each other in opposite डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड्स में होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में होंगे। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि ये आपका दो आयन है इस तरह है, ये पॉजिटिवली चार्जेड आयन, ये नेगेटिवली चार्जेड आयन। विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो इस तरह अपने एक जो अप्रोक्सीमेट बॉन्ड डिस्टेंस होंगे उस पे रहेंगे। अब जैसे आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये दो चार्ज क्या होंगे, फर्दर सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो पोलराइजेबिलिटी अराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं आयनिक पोलराइजेबिलिटी, जो कि मोस्टली आपके आयनिक कंपाउंड में आपको नजर आएंगे। ठीक है, एंड देन योर थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी इज योर, इसको हम कह सकते हैं इधर ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी है, यहां से आपको पता चला ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस यहां पे अपना क्या कर रहा है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव सम कंपाउंड्स वेयर देयर द नंबर ऑफ let's take CH4 and let's take another compound, we have CH3Cl। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये जो हो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होने की वजह से ये आपका हम कह सकते हैं नॉन पोलर है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोराइड, ये क्या होगा, ऐसे बनेंगे CH3Cl। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लॉट को ये अपने तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे इस साइड में नेगेटिव चार्ज आएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। मींस यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी क्रिएट है। हाउएवर इन केस ऑफ मीथेन, मीथेन की केस में आपका इस तरह है, सारे हाइड्रोजन्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे नो नेट चार्ज, नो नेट डाइपोल मूवमेंट इज ऑलरेडी इन दिस मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट है, इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी केस में देखें तो इसमें ऑलरेडी दिस मॉलिक्यूल इज कंसिस्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो क्या होगा, जैसे ही आप इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, देन they tend to try them they try to tend themselves along the electric field। तो जैसे कि ऑलरेडी इसमें डाइपोल मूवमेंट है, पहले डाइपोल क्या होगा, इधर उधर, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या होंगे,
डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगे। अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये अपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस तरह रैंडम होंगे। अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये अपने पोजिशंस को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। यहां पे होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ मिनट, so we can write here is in the presence of an electric field, the dipoles in such molecules tend to align themselves with the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी, अपना ओरिएंटेशन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है, या हम अगर CH4 की बात करेंगे, हम सिंपली H2O को दिखाएंगे। ये सबसे सिंपल है, H है, ये O है, ये H2 है, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा, ये अपना रैंडम इस तरह पोजीशंस को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये दो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन। जब आप यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपने ओरिएंटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये ओरिएंटेशन चेंज होके इस तरह आएंगे, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, ये सब एक ही ओरिएंटेशन में आने की कोशिश करेंगे ताकि ये क्या करें, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पोलराइजेबिलिटी को due to the change in the orientation of the molecules to align themselves with the electric field, such type of polarizability is known as orientation polarizability, ठीक है। And your third last type of polarizability is your, इसको फोर्थ टाइप को हम कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी में क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, ओवरऑल चार्ज एक्युमुलेट होंगे इलेक्ट्रोड्स पे। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोड्स है, आप किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एक कैथोड होंगे, ये आपका एनोड होंगे। तो जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस जो है पहले वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे एक्युमुलेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सच देयरफॉर वी कैन से दिस टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी occurs due to the accumulation of charges at the electrode, or we can say at the interface of a multi-phase मटेरियल। एक मल्टी फेज मटेरियल के इंटरफेस पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका मल्टी फेज मटेरियल है, तो क्या करेंगे, जैसे आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस पे इस तरह, फॉर एग्जांपल इस तरह
पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव, इंटरफेस पे सारे चार्ज एक्यूमुलेट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आयंस है डिफरेंट पोजीशन से डिफ्यूज होके इस पोजीशन पे इंटरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हम इनको कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी। स्पेस में चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं एक जगह। सो चार हमारे पास यहाँ पे क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी थे। देयरफॉर वी कैन से दैट द टोटल पोलराइजेशन is equal to sum of all these type of polarization। इन सब के क्या होंगे, सम होंगे। So the total polarization of any material is equal to the sum of all these four types of polarization, ठीक है। तो इन चारों polarization का सम होगा आपका कोई भी मटेरियल की टोटल polarization। फोर चारों टाइप्स की अगर हम देखें तो यहाँ पे एक जो था वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इसको हम फॉर एग्जांपल डिनोट करेंगे अल्फा ई से, ठीक है। सो अल्फा इज आवर पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक को हम अल्फा ई से डिनोट करेंगे, आयनिक पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड योर फाइनली योर स्पेस पोलराइजेशन, ठीक है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, इसको अगर हम अल्फा एस से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो your overall polarization of the material is equal to, so the total polarization that is, इसको हम किससे डिनोट करते हैं पोलराइजेशन को, कैपिटल पी से। सो द टोटल पोलराइजेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इक्वल टू of the sum of all these four types of polarization। One is your alpha E plus, second is your alpha I, and third is your alpha O orientation, and then finally the fourth is your alpha S. There is space charge polarization. So overall polarization of any material is equal to the sum of all these types of polarization। Although it is clear that all the जो जितने भी मटेरियल्स है वो ये चारों टाइप के पोलराइजेशन नहीं दिखाते हैं, कुछ में सारे दिखाते हैं, कुछ में एक दो दिखाते हैं, फिर भी आपका जो पोलराइजेशन होगा वो sum of all this polarization होगा। This alpha E is nothing, is of your electronic polarization। So this alpha represent polarization, polarizability, and E is your electronic। Similarly, alpha I is ionic polarizability, or we can say ionic polarization, alpha O is your orientation polarization, and finally alpha S is your space charge polarization, ठीक है। So the sum of the polarization of all these four types of polarization gives the total polarization of any material। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का आपका अल्फा एस होता है, देन यूर अल्फा ओ होते हैं, एंड देन यूर अल्फा आई, एंड फाइनली द वीकेस्ट इज यूर अल्फा ई, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस इज what you are all about polarization and polarizability in case of dielectric material, ठीक है। तो ये था आपका पोलराइजेशन कैसे होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, देन पोलराइजेशन क्या होता है आज हमने वो डिफाइन किया, देन हम कैसे हम पोलराइजेशन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मटेरियल, एंड देन केम टू आवर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, polarizability को हमने define किया, it's the ratio of the dipole moment created upon application of an electric field। dipole moment divided by electric field को हमने define किया is the polarizability, and the polarizability of any material can be sum of four different types of polarizability। एक आपका था electronic polarizability, दूसरा आपका है यहाँ पे your ionic polarizability, third is your orientation polarizability, and fourth is your space charge polarizability। तो अगर हम space charge polarizability को अगर हम डायग्रामेटिकली अगर आप उसको देखें तो वो ऐसा कुछ होता है, देखो जैसे कि ये आपका कोई भी मटेरियल है, मटेरियल्स में ये क्या है, चार्जेस है, ठीक है। ये चार्जेस है, ठीक है। चार्जेस क्या होंगे, अल्टरनेट
नॉर्मल मटेरियल में अल्टरनेट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह होंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड देन यूर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड देन यूर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो नॉर्मल मटेरियल में ऐसे होंगे। तो जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चार्ज इसकी पोजीशन क्या होंगे, वो उस सरफेस पे एक्युमुलेट होने की कोशिश करेंगे जहां पे उसका चार्ज क्या होगा, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी चार्ज की पोजीशन में यहाँ पे चेंज आएंगे। जैसे कि आप जिसने आपने जहां पे डिफेक्ट जो पड़ा था वहां पे एफ सेंटर बन रहे थे, ठीक है, उसी टाइप का यहाँ पे भी बनेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पे था प्लस था, ठीक है, देन यूर माइनस, देन यूर प्लस, देन यूर माइनस था, फिर यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे पहले प्लस था माइनस, तो यहाँ पे दो माइनस आ सकते हैं इस तरह, देन प्लस आ सकते हैं, माइनस आ सकते हैं, प्लस, देन यूर प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस होगा माइनस माइनस माइनस। तो इस तरह जो चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल मटेरियल पे यहाँ पे इक्वल था। अब यहाँ पे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो चार्ज की पोजीशन वो डिफरेंस आ गए। ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज की जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गए। ये जो चार्ज है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे उनकी सही इलेक्ट्रोड्स उनको जहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे वहां पे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आप स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन कर सकता है डायग्रामेटिकली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स या फेरो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। सो फॉर टुडे this enough. Thank you very much.